हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुकुल टीम यूट्यूब चैनल। आप सभी का गुरुकुल टीम यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सत्येंद्र और आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स में जो लाइट चैप्टर है, जो हमारा प्रकाश है। प्रकाश से संबंधित जो भी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, उस सब के लिए आपको इस सब का हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ ये उन सभी बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है जो एकेडमिक पढ़ता है, अर्थात जो भी बच्चे 10th और 12th की पढ़ाई कर रहे हों, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी बच्चे 10th 12th की तैयारी कर रहे हैं, उन सब इसका डिस्कशन ज़रूर देखें। और चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहली जो क्वेश्चन है कि कह रहा है जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके उसको क्या कहेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ये पारित का मतलब क्या है। मतलब ऐसे पारित का मतलब है कि वैसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पास हो सके, है ना। लाइट एक साइड से दूसरी साइड जा सके। तो इसका क्या आंसर होने वाला है? क्या ये ट्रांसलूसेंट होगा? क्या ये ट्रांसलूसेंट होगा? सॉरी, क्या ये ट्रांसलूसेंट होगा या फिर ओपेक होगा या ट्रांसपेरेंट होगा या विट्रियस होगा? देखो, ओपेक का मतलब ओपेक होता है अपारदर्शी, जिससे होकर प्रकाश जा ही ना सके। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, जिसको प्रकाश आर पार कर सके। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। देख लो इसका डिस्कशन कि ऐसी सामग्री जिसमें से रोशनी बिना बिखरे हुए आर पार हो जाती है उसे पारदर्शक सामग्री कहते हैं। पारदर्शक को इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट कहते हैं। और यह प्रकाश का एक महत्वपूर्ण भौतिक गुण है और जिसका प्रयोग प्रकाशिकी में हम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव से संबंधित कौन सा चीज़ संबंधित है। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। टिंडल प्रभाव है, टिंडल प्रभाव में क्या होता है? परावर्तन होता है या अपरिकिरणन होता है या परिक्षेपण होता है या अपवर्तन होता है। तो आपको क्या इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा परिकिरणन। टिंडल प्रभाव में प्रकाश का परिकिरणन होता है। तो देखो, टिंडल प्रभाव प्रकाश के परिकिरणन से संबंधित है और किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का परिकिरणन होने की परिघटना को क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव बोलते हैं। बात समझ में आया? और इसे छोटे छोटे निलंबित कणों वाले विलयन द्वारा भी देखा जा सकता है और इस प्रभाव का नाम जॉन टिंडल के नाम पर पड़ा। और नीला प्रकाश लाल प्रकाश की तुलना में बहुत अधिक परिकिरणित होती है, क्योंकि नीले प्रकाश की आवृत्ति क्या होती है? अधिक होती है। अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे और ये है अगला क्वेश्चन कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सबको पता होगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रकाश किस तरंग के रूप में, तो यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होती है और इसकी तरंग दैर्घ्य हमेशा 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि सॉरी यार, जबकि जल में प्रकाश की चाल 2 × 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है और कांच में बोल देगा तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वहीं की तारपीन का तेल, कई बार 10th में पूछा गया कि तारपीन के तेल में कितना होता है, तो 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि कह रहा है प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में किस माध्यम में होती है। तो आपको पता होगा कि प्रकाश की गति सबसे अधिक किस में होता है? निर्वात में होता है। अभी भी हमने इसका डिस्कशन देखा, कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, कांच में कितना होता है? तो 2.25 × 10⁸ कितना हो जाएगा? 8 मीटर प्रति सेकेंड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा कांच में 2 × 10⁻, पानी में 2.25। ठीक है, और यहाँ पे देखो कि निर्वात की तुलना में हवा में प्रकाश की चाल 0.03% कम होता है। ये बात याद रखना है कि निर्वात की तुलना में हवा में कितना कम होता है? 0.03%। वहीं पानी में 25% तक कम होती है तथा कांच में 35% कम होती है। ये याद रखना है आपको। कांच में 35% होता है, कम होता है निर्वात की तुलना में, पानी में 25% निर्वात की तुलना में और हवा में 0.03% कम होती है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
और अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो आप सबको पता है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत होता है, तो प्लांक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लांक। और यहाँ पे देखो, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया था। और एक क्वांटा की ऊर्जा, जिसको हम E बराबर एच न्यू पढ़ते हैं, द्वारा दी जाती है, जहाँ H प्लांक नियतांक है और V आपतित प्रकाश की आवृत्ति है। तो एक क्वांटा की ऊर्जा H न्यू बराबर क्या होता है? hc/λ। अब यहाँ पे रंग का विचलन सबसे कम कौन से रंग का विचलन कौन होता है? क्या ये बैगनी है, नीला है, या पीला है, या लाल है? तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा लाल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये लाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हमारा लाल होगा। और लाल रंग का जो विचलन कोण है वो सबसे कम होता है, और लाल रंग का वर्ण भी लाल रक्त वर्ण भी कहा जाता है। और इसकी तरंग दैर्ध्य लगभग कितना होता है? 625 से 740 nm होता है। nm मतलब नैनोमीटर। बात समझ में आया? और 1 नैनोमीटर यहाँ से समझ लो कि 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। याद रहेगा। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? तो कह रहा है कि आपको बताना है निम्न में से कौन सा ऐसी घटना है जिससे प्रकाश को ये बताता है ये अनुप्रस्थ तरंग है। तो आप क्या ये प्रकाश का फैलना है, विसरण है, हस्तक्षेप है, या ध्रुवीकरण है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ध्रुवीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्रुवीकरण हो जाएगा। बातें समझ में आया? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ध्रुवीकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे देख लो ध्रुवीकरण क्या होता है कि प्रकाश की ध्रुवीकरण की घटना सिद्ध करती है कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंग होती है, और ध्रुवन की घटना सिर्फ अनुप्रस्थ तरंग में ही घटित होती है, जो उनके दोलनों की दिशा से संबंधित होती है। किसी गैस या द्रव में गतिमान ध्वनि तरंगे ध्रुवन के गुण प्रदर्शित नहीं करते। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि सूरज की रोशनी को उसके संघटकों के रूप और रंगों में कौन विभाजित करता है? तो ये आपको पता होगा कि प्रिज्म जो है ये अब उसको क्या कर देता है? संघटकों के रूप में तोड़ित कर देता है। और आप सबको पता है इसको 7 रंगों में बांट देता है। इसका जो शॉर्टकट है वीव ग्योर, याद रखना है वीव ग्योर, ठीक है। या आप हिंदी में याद रखना बैजानी पिनाला, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहे प्रिज्म क्या करता है? तो प्रिज्म का काम क्या है कि प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है नहीं, प्रकाश को गुजरने से रोकता है नहीं, यदि उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश को तितर बितर कर देता है, या यह प्रकाश को उसके मार्ग से अपवर्तित कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यह उसके जरिए गुजरते हुए प्रकाश को तितर बितर कर देता है, अर्थात इसको 7 रंगों में विभाजित कर देता है, ठीक है। और ये जो 7 रंग है कौन कौन सा है? बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन अथवा प्रकाश को विभिन्न ध्रुवीकरण वाले संघटकों में विभाजित करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कह रहा है कि ऐसी वस्तु जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं जो प्रकाश का उत्पन्न करते हैं। पारभासी, जिससे होकर क्या हो जाए? पारदर्शी का मतलब जिससे प्रकाश इधर इस साइड से एक साइड से दूसरे साइड पार कर जाए, ठीक है। अब किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित है? तो क्या इसका करेक्ट आंसर होने वाला है? देख लो ऑप्शन, देखना यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ोगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगी किसी प्रकाश का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित है। मतलब आपको अपवर्तनांक का फॉर्मूला बताना है। क्या अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल गुने पदार्थ में प्रकाश की चाल है, या अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल प्लस पदार्थ में प्रकाश की चाल है, या अपवर्तनांक बराबर पदार्थ में प्रकाश की चाल बटे हवा में प्रकाश की चाल है, या अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल या बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हवा में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल को हम क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं, ठीक है। निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, या पदार्थ का अपवर्तनांक तो हवा में प्रकाश की चाल या पदार्थ की प्रकाश में चाल, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती हैं क्या कहते हैं? अपनी अभी भी हमने देखा कि जो वस्तुएं स्वयं अपनी उत्पादित करती तो उसके क्या बोलेंगे? पारदर्शी वस्तु नहीं, अस्पष्ट वस्तुएं नहीं, गैर चमकदार या चमकदार वस्तु। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा, चमकदार वस्तुएं। कौन सा हो जाएगा? चमकदार वस्तुएं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चमकदार वस्तुएं।
हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि हरा, क्यों इसका, क्योंकि क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये करते क्या है, यह जो इनका जो काम है, ये क्या करता है कि हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित कर देता है, जिनके कारण हमें घास क्या दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा कि किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताने इसका कौन सा ईयर था जब रोमर ने पहली बार प्रकाश की चाल को, गति को मापा था? ये 1676 ईस्वी में प्रकाश की गति को मापा था। किसने? रोमर ने। तो कई बार पूछा गया था कि प्रकाश की गति को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने निरूपित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोमर। और कब? तो 1676 ईस्वी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि सितारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत क्या है? तो सितारे क्यों चमकते हैं? सितारे का मतलब तारा क्यों चमकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलते रहता है और इसके फलस्वरूप सितारों की छवि की स्थिति समय के साथ क्या होती है? बदलती है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला, सूरज की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर वो कैसे दिखाई देगा? और क्यों रंग दिखाई देना क्यों शुरू हो जाता है काला रंग? तो क्या करता है, कपड़ा लाल रंग के तरंग आयाम की पूर्णतया अवशोषित कर लेता है, या यह अपवर्तन की वजह से होता है, या प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है, या यह लंबन या पैरेलैक्स त्रुटि की वजह से होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये सूर्य की रोशनी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला कपड़ा लाल रंग दिखाई देती है, लाल रोशनी में देखने पर काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, और जो सभी वस्तुओं के रंगों को अवशोषित कर लेती है और किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती है, जिसके कारण हमें वस्तु क्या दिखाई देती है? काली दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काला दिखाई देता है। दो विकिरणों की ऊर्जा E1 और E2 है, और क्रमशः इसका 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो उनके तरंग दैर्ध्यों के बीच का संबंध क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा। इसका दोगुना है। E1 λ1 बराबर क्या होगा? 2 × λ2। यहाँ पे देख लो इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो E1/E2 बराबर क्या होता है हमारा? तो E1/E2 25/50 1/2 होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा? 1/2। और V1 का मतलब होता है 1/λ, तो λ2/λ1। यहाँ पे λ1 बराबर कितना हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर 2 × λ2। ठीक है, वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखना और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखने के कारण के लिए किससे जिम्मेदार ठहराया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन को। इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, मतलब जब सूर्य निकलती है तो उससे 2 मिनट पहले दिखने लगता है, और जब सूर्य डूबती है तो उसको 2 मिनट बाद तक दिखते रहता है। और इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन जिम्मेदार है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि निर्वात में रोशनी की चाल अर्थात प्रकाश की चाल आपको पता होगा। निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सबको पता है सोडियम का उपयोग किया जाता है गली के पीले लाइट के रूप में। ठीक है, और यहाँ पे देख लो प्रकाश का सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है? तो अभी अभी देखा था आपने निर्वात में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे याद रखना बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हवा में प्रकाश की चाल आपको बताना है, तो आपको पता है हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को डैश के द्वारा भी व्यक्त करते हैं। तो किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? प्रकाश घनत्व के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? तो आपको पता है इसकी गति कम हो जाती है, कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो कम हो जाएगी, लेकिन जब प्रकाश विरल से सघन में, लेकिन सघन से विरल में जाएगा तो अधिक हो जाती है। एक माध्यम जिसका अपवर्तन सूचकांक है 1.5, तो प्रकाश की गति कितना हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा 2.10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यदि आप
नहीं समझ में आता, यदि आपको आपको यदि न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता तो आप इतना दिमाग में रखेंगे, ये जो होता है सूचकांक, तो ये किसका होता है, कांच का। और कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर होता है। तो ईजिली आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। नहीं तो अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला जो होता है आप उसका यूज़ कर सकते हैं इसमें। अपवर्तनांक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे माध्य में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में तो आपको पता है, और माध्यम में यहाँ पे तो 1.5 से कट जाएगा, यहाँ पे देखो 1.5 दूना 2, तो 2 × 10⁸ अगला जो हमारा चैप्टर है वो है प्रकाश का प्रकीर्णन से संबंधित चैप्टर है। प्रकाश का प्रकीर्णन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट काफ़ी अच्छा कोई चैप्टर है। इसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सीवी रमन के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। मतलब सीवी रमन को आपको पता होगा कि 1930 ईस्वी में बेचारों को क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। उन्हें 1954 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। उनका जन्म 1888 ईस्वी में तमिलनाडु में हुआ था, ये भी बात करेक्ट है। उन्हें 1987 ईस्वी में नाइटहुड की उपाधि मिली थी, नहीं ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उन्हें 1987 ईस्वी में, देखो सर सीवी रमन को 1987 ईस्वी में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, और यह गलत है, क्योंकि सीवी रमन जो है भौतिकी के क्षेत्र में उनको, देखो इनकी जो जन्म हुई थी 7 नवंबर 1888 ईस्वी में, और 21 नवंबर 1970 को इनकी मृत्यु हो गई। तो 87 में कभी भी इसका सही आंसर नहीं हो सकता। और ये प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें 1930 ईस्वी में भौतिक में नोबेल का पुरस्कार मिला था, जो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, आप सबको पता होगा। और 1954 ईस्वी में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ 1957 ईस्वी में लेनिन शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था उन्हें। ठीक है, बादलों का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें बादलों का सफ़ेद रंग दिखाई देता है। ठीक है, और रैले के नियम के अनुसार जिस रंग की तरंग दैर्घ्य कम होगी उस रंग का प्रकीर्णन उतना ही अधिक होगा। याद रहेगा, जिस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होगा उसके जो प्रकीर्णन है उतना ही अधिक होगा। और तरंग दैर्घ्य को देखो बढ़ते क्रम में लिखा है, तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है, बैगनी का, फिर जामुनी, फिर किसका, नीला, फिर हरा, फिर क्या, पीला, नारंगी, लाल। तो कई बार पूछ रहे निम्न में से कौन से ऐसे रंग है जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है, तो कम होता है कि सबसे कम होता है लाल का, सबसे अधिक होता है बैगनी का। याद रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाली प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको बोला जाता है टिंडल प्रभाव बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, टिंडल प्रभाव। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण क्या कहलाता है, अपवर्तन के बाद निकलेगी, कहाँ निकलेगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है, आप सबको पता होगा। अगला जो चैप्टर हमारा है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन संबंध जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनेगा उस सब का हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम पर से संबंधित। पहला है कि जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है, मान लो यहाँ पे आपतित होती है, तो परावर्तन की घटना घटित होती है। तो क्या होता है, कौन सा, यदि चमकीली सतह है तो कौन सा होगा, नियमित होगा। लेकिन यदि खुरदुरा सतह है तो वो अनियमित होगा। याद रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो, चमकीला सतह है तो क्या होगा, नियमित होगा, और जैसे खुरदुरा होगा तो क्या होगा, अनियमित होगा। अब समतल दर्पण से देखो परावर्तन के नियम कौन कौन सा है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब पाने वाले एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी आपको बताना है। तो आपको पता है कि जो समतल दर्पण में दर्पण दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों समान होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 60 होता है। यहाँ पे दर्पण सूत्र से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, आप सबको पता होगा। और यहाँ पे दिया था f फोकस दूरी है, u वस्तु दूरी और v प्रतिबिंब दूरी। तो आपको तो दिया है f का मान 20 है और u का मान 30 है, तो v का मान निकल जाएगा। कितना निकलेगा, इसका करेक्ट आंसर होगा u बराबर माइनस का 60 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, u बराबर माइनस का 60 सेंटीमीटर। अब आप सबको पता होगा कि ये जो -60 है ये क्या बताता है, ये आपको बताता है कि प्रकृति को प्रदर्शित करता है। उस जो दर्पण है, उस दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बना है उसकी प्रकृति को बताता है। एक समतल दर्पण के लिए छवि कैसी होती है, वास्तविक और पार्श्व सीधी, या वास्तविक और सीधी, आभासी और पार्श्व सीधी, या आभासी और पार्श्व उल्टी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आभासी और पार्श्व
उल्टा, उसके जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा कैसी होती? तो अभी अभी देखा हमने आभासी और सीधा। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं क्या क्या हो सकता है? वो उसका जो प्रतिबिंब होगा समान आकार का हो सकता है, सीधा होगा, पार्श्व तौर पर उल्टी होगी और आभासी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम।